हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम के बारे में। तो आज हमारा जो लेक्चर है काफ़ी दिनों के बाद आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि इसका एक रीज़न आता है कि हमारा जो यानी कि मेरा जो ऑफलाइन का क्लास जो है कुछ ज़्यादा ही हो गया। इसके कारण क्या है कि मैं लेक्चर बना नहीं पाता हूँ, अपलोड नहीं कर पाता, ठीक है, टाइम नहीं मिल पाने के कारण। तो इसलिए आप लोगों से एक माफ़ी मांगते हैं कि आज हम बहुत दिनों बाद आपसे मिलने आ रहे हैं। तो आज हम ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के बारे में। यहाँ से हम एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन तक पढ़ेंगे। ये हमारा आज का आई थिंक 5वां लेक्चर होने वाला है। यहाँ से हम पढ़ते हैं टुवर्ड। अब देखो, टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम, यानी अभी भी हम पढ़ रहे हैं किसके? मॉडल ऑफ द एटम्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अब मेनली हम अभी नील्स बोर के बारे में हमने अभी कहानी हमारी खत्म नहीं हुई मेनली अगर कहा जाए तो मेनली हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन व्यू ऑफ द शॉर्ट कमिंग ऑफ द बोर्स मॉडल के बारे में बात करते हैं, यानी कि शॉर्ट कमिंग हमारे पास कुछ शॉर्ट कमिंग मॉडल्स हैं हमारे पास बोर्स मॉडल के, तो उसके बारे में बात करेंगे हम। अटेम्प्ट्स वर मेड टू डेवलप मोर सुटेबल एंड जनरल मॉडल ऑफ एटम्स, यानी कि अगर कहा जाए हमारे पास अटेम्प्ट वर मेड टू डेवलप मोर सुटेबल, यानी जो हमारे लिए आसान होता है, एंड जनरल मॉडल ऑफ एटम्स के बारे में बात करेंगे। जैसे मेनली हमारे पास दो इंपॉर्टेंट हमारे पास डेवलपमेंट्स आ जाते हैं जो कि कंट्रीब्यूटेड किए गए हमारे पास सिग्निफिकेंटली फॉर्मुलेशन ऑफ द सच मॉडल वर्ड। जैसे हमारे पास पहला आ जाता है ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर के बारे में, यानी कि मैटर का हमारा ड्यूल बिहेवियर, यानी कि अगर बिहेवियर वाइज कहा तो डबल कैरेक्टर होता है इस चीज़ का मेनली। और दूसरा आता है हमारे पास हेंसेनबर्ग एसिडिटी प्रिंसिपल, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारा दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है हमारे। और दोनों से ही हमारे पास न्यूमेरिकल्स मेनली पूछे जाते हैं, तो इसको हमें जरूर देख के जाना चाहिए। तो आप लोगों ने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है ना, तो डिस्क्रिप्शन में आई सेक्शन में लिंक दे रखा है हमारे पास, तो उससे जाके जरूर देख लें, ठीक है। पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आई सेक्शन में आपको वो भी मिल जाएगा हमारे पास, तो जाके जरूर देख लें। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 2.5.1 ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर के बारे में। तो यहाँ पे हम ऊपर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा मेनली कहाँ, तो ऐसे ठीक है, मेनली दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, तो ये चीज़ हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंच फिजिस्ट, अब फ्रेंच के फिजिस्ट थे, यानी कि वो फिजिक्स में महारथी थे, डी ब्रोगली की बात कर रहे हैं। तो डी ब्रोगली 1924 में प्रपोज दैट मैटर लाइक, कैसे मैटर, हमें इसको इन्होंने बताया कि मैटर हमारा होता है कैसे, रेडिएशन की। अब रेडिएशन की बात करें तो कैसे, वो चीज़ हीट होता है, तो उसमें हीट में से अगर हमारे पास क्या होता है, फील होता है, कुछ तो फील होता है, वो चीज़ रेडिएशन निकल रहा होता है, तो उस चीज़ को हम रेडिएशन कहते हैं। अब रेडिएशन कैसे अगर फील कहा जाए, तो अगर देखा जाए तो कोई चीज़ रॉड है मेरे पास, रॉड को अगर हम गर्म करें तो थोड़ी देर बाद हीट करते करते पूरा हीट हो जाएगा, हमें थोड़ा गर्म लगेगा, उसको छोड़ देंगे, तो ये एक तरह का रेडिएशन समझने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। शुड आल्सो एग्जिबिट ड्यूल बिहेवियर बोथ पार्ट। अब हमारे पास ड्यूल बिहेवियर की बात करें तो हमारे पास पार्टिकल नेचर हो जाएगा और वेव लाइक प्रॉपर्टीज हो जाएगा हमारे पास। दिस मीन्स दैट जस्ट एज द फोटोन, फोटोन का मतलब लाइट की बात होती है, तो अब यहाँ पे हमारे पास फोटोन यानी मोमेंटम एज वेल एज, जैसे वेवलेंथ की बात हो रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। शुड आल्सो हैव द मोमेंटम एज वेल एज द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली फ्रॉम द एनालॉजी गिव द फ्लोइंग रिलेशंस, हमारे पास कुछ देंगे। अब देखो मेनली हमारे पास इससे मेनली न्यूमेरिकल्स ही आ जाते हैं, तो कभी हमारे पास वेवलेंथ पूछ सकता है आपसे कि वेवलेंथ क्या हो सकती है इसकी, मोमेंटम पूछ सकता है, पी इक्वल टू एम वी जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है, तो वही हमारे पास इसके फॉर्मूले हम देखने वाले हैं मेनली, और न्यूमेरिकल्स भी हम देखेंगे जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नीट एग्जाम में और आईआईटी में भी हमारे पास। तो हम आगे देखते हैं और चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम आ गया, जिसे का नाम है लुइस डी ब्रोगली, ठीक है। इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ऐसे इस बॉक्स से क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन आप पढ़ लेना अपने नॉलेज के लिए, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, देखो ड्यूल बिहेवियर का हमारे पास फॉर्मूला आता है, लैम्डा इक्वल टू एच बाई एफ, एच अपॉन में एम बी आ जाता है। अब एम बी क्या हमारा पी है, पी हमारा क्या था, मोमेंटम है, एच हमारा प्लस कांस्टेंट आ जाता है, तो हमारे इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। तो ये हमारे पास दो एक तरफ से कैसे, तो हमारे पास दो फॉर्मूला आ जाता है। मोमेंटम दिया हुआ तो पी लगा दो डायरेक्ट, अगर नहीं दिया हुआ मास और वेलोसिटी दिया हुआ तो एम बी लगा सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाती है, तो इससे हमें जरूर देखना चाहिए हमारे पास। तो फिर एम हमारे पास क्या आ जाता है, मास ऑफ द पार्टिकल, वी जो होता है हमारे पास वेलोसिटी, पी जो होता है हमारे पास मोमेंटम। ये डी ब्रोगली हमारे का क्या है, इक्वेशन आ जाता है, जिसके थ्रू हम सॉल्व करते हैं क्या क्वेश्चंस। तो व्हेन इट फाउंड दैट एन इलेक्ट्रॉन बीम अंडरगो डिफ्रैक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन भी डिफ्रैक्शन में चले गया, एंड द फिनोमेना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, दिस फैक्ट हैज बीन पुट टू यूज इन मेकिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसको मेनली केस में कहा गया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देखा गया था, ठीक है, मेकिंग यानी बनाने के लिए, यूज टू मेकिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, which is based on the wave-like behavior. Electron just an ordinary microscope utilize the wave nature of light. An electron microscope is a powerful tool to modern scientific research because it is achieves the magnification of 15 million times. यानी अगर हमारे पास मेनली अगर कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवरी होने से
बहुत ऐसी चीज़ें थी हमें जिसे देख नहीं पाते थे हम इन आँखों से, उसे हम देख पाते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ हमारे पास, अगर बायो में बात की जाए तो हमारे पास मेडिकल साइंस में तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज पहले पॉसिबल नहीं था, तो उनका पॉसिबल होने शुरू हो गया। जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, और भी खतरनाक बीमारी पे बीमारी आ जाती है उसके बारे में। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी से बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई। ठीक है, अब हमारे पास मेनली अगर पढ़ लेता हूँ तो हमारे पास दो टाइप्स के नेचर होते हैं, वेव नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है। जैसे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है काफ़ी पावरफुल टूल माना जाता है हमारे पास मॉडर्न टाइम का। ये चीज़ हमारे पास आता है, इससे यहाँ पे क्वेश्चन तो नहीं बनता है, लेकिन आपको थोड़ा नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर नॉलेज होगा तो थोड़ा यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला दे रखा है ना हमारे पास, ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला होता है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल्स में। इट नीड्स टू बी नोटेड दैट अकॉर्डिंग टू बी डी ब्रोगली एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन। अब हम हर एक ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा मोशन में होता है, एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज वेव करेक्टर। ठीक है, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स आर शॉर्ट बिकॉज ऑफ देयर लार्ज मास। अब इसके मासेस क्या होते हैं, बड़े होते हैं हमारे पास। That their wave properties cannot be detected. अब wave properties cannot be detected मतलब हो गया wave properties को हम इसमें डिटेक्ट नहीं कर सकते। मेनली the wavelength associated with the electrons and the other subatomic particles and the other subatom। देखो यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात की, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्मॉल वाले मास जिसके होते हैं हमारे पास, ठीक उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो डिटेक्ट एक एक्सपेरिमेंट, यानी एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको डिटेक्ट कर लिया। रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स, हमारे पास कुछ प्रॉब्लम का है तो उसको हम देखते हैं हमारे पास। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमारे पास, इसको मेनली हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसे सॉल्व एग्जाम्पल है हमारे पास, मेनली आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो जरूर सॉल्व किया करो। कोई भी अगर रेफरेंस बुक यूज़ करने से पहले आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो, फिर बाकी उस पर क्वेश्चन। अगर आपसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व हो गए ना तो समझ लो कि आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक ऐसा बुक है जिसमें हमारे पास हर टाइप्स के क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसे हमें सॉल्व करना चाहिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ द मास। अगर मेरे पास मान लो कि मेरे पास 0.1 kg का मेरे पास बॉल दे रखा है, उसका मास है, उसकी वेलोसिटी मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड इनवर्स है, तो उसके हमारे पास क्या निकलेगा, उसका वेवलेंथ कितने निकलेगा, यानी कि लैम्डा कितना निकलेगा, इसे हमें देख लेना है। तो हमें आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं हमारे पास अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली के हिसाब से तो लैम्डा इज इक्वल टू एच वाई एम बी। अब एच हमारे पास 6.6267 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकंड हमें पास दे रखा है, और 0.1 हमें दे रखा है केजी या 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 6.626 इंटू 10⁻³ हमारे पास मीटर आ गया हमारे पास। ये चीज़ आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन था हमारा। ये कुछ नहीं, मामूली सा क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर हमें ट्राई करना चाहिए कि हमारे पास, अगर आप 11th क्लास में हो तो आपके लिए ये भी क्वेश्चन हार्ड ही माना जाएगा। ठीक है, कई बच्चे दिमाग नहीं लगा, ये देखो सॉल्व है तो आप देखिए कर लो, लेकिन डी ब्रोगली का अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं याद रखा है दोनों, तो आपको क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर हमारे पास 2.13 पे चलते हैं। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब हमें इलेक्ट्रॉन की मास दे रखी है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखा है 3 इंटू 10⁻25 जूल। कैलकुलेट था हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी। ये भी हमारे पास थोड़ा इजी तो होता है, लेकिन थोड़ा 11th में जो बच्चे हैं मेनली उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का हम फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं। ऐसे तो 9th में पढ़ के आए हैं वो, लेकिन फिर भी काइनेटिक एनर्जी इसको हाफ एम स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे थोड़ा बदलाव आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें सबसे पहले पूछा, यहाँ पे अब देखो तुमसे लैम्डा पूछा है, तो लैम्डा हमारे पास देख लो काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास इसको चेंज कर देते हैं, तो वी ऊपर ले लेते हैं, अंडर रूट में डाल देते हैं। ऐसे अंडर रूट में नहीं डाला तो 1/2 डाल दिया इन्होंने। ठीक है, इसका दे रहे 2 काइनेटिक एनर्जी अपन में मास, तो 2 इंटू 3 इंटू हमारे पास 10⁻25 kg ये आ गया हमारे पास अपॉन में 9.1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास कुछ 812 मीटर पर सेकंड इनवर्स आ जाता है। ये हमारे पास क्या आता है, वेलोसिटी आती है। तो अब यहाँ पे हम पुट अप कर सकते हैं, तो 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकंड डाल के 9.1 इंटू 10⁻31 डाल के इंटू कर देंगे 812 से, तो हमारे पास आंसर निकाल जाता है यहाँ पे 896.67 नैनोमीटर के फॉर्म। ये चीज़ हमें जरूर देख के जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व है, इसलिए मैं सॉल्व करवाने की कोशिश नहीं करूँ, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमारे पास वक्त की नजाकत को समझते हुए हम आगे बढ़ते चलते। आगे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 2.14। अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ इन सबसे ना क्वेश्चन ही पूछेगा, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं यहाँ से। जैसे यहाँ पे कैलकुलेट, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो था 2 स्टेप में हुआ था। पहले हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, फिर हमने लैम्डा निकाला। तो कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन विद द वेवलेंथ। अब वेवलेंथ हमारे पास दे रखा है, मास हमें निकालना है फोटोन का। वेवलेंथ हमारे पास कितना दे रखा है, 3.6 एंगस्ट्रॉम में दे रखा। अब 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻10 मीटर हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो वेलोसिटी ऑफ फोटोन का हमारा फॉर्मूला होता है m इक्वल टू
एच अपॉन में लैम्डा बाई वी। अब क्या हुआ यहाँ पे, लैम्डा नीचे आ गया, ऊपर चले गए, कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं। देखो हमें अगर कोई भी चीज़ दे रखी है ना, उसके हिसाब से हमारे पास जैसे मान लो 1 2 3 4, 4 चीज़ में से 3 चीज़, एक चीज़ तो हमारे पास कन्फर्म है, तो 2 चीज़ दे रखी है, तो तीसरी चीज़ तो अपने आप निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि एक लैम्डा तो हमारा सॉरी एच जो हमारा एक कांस्टेंट टर्म है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो हमें पता होनी चाहिए, और नहीं भी दिया रहेगा तो क्वेश्चन में गिवन रहता है जनरली, इसे हमें जरूर देखना चाहिए। इसके बाद इसको अगर सॉल्व करते तो 6.135 × 10⁻29 kg आ जाता है, तो इसे हमें जरूर देखना चाहिए। इसके बाद हम आगे टॉपिक जो देखेंगे ना, हमारे पास हेंसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बारे में बात करते हैं, तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसको जितना इंपोर्टेंट कहें ना उतना कम है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। इसके मेनली ना इक्वेशंस भी पूछे जाता है हमारे पास। तो वर्नर हेज़लबर्ग जर्मन फिजिसिस्ट इन द 1927 stated uncertainty principle which is the consequence of dual behavior of matter and the radius। अब dual behavior की बात कर रहा है, मैटर की एंड रेडिएशन की बात कर रहा है। It states that it is possible to determine the simultaneously the exact position and exact momentum यानी और वेलोसिटी की बात करें किसकी, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैंने अगर बात करें कि अगर इट स्टेटेड इट इज इम्पॉसिबल, अब इम्पॉसिबल मतलब मोटिवेशन के लिए कहा जाना, इम्पॉसिबल वर्ड में ही आई एम पॉसिबल लिखा। ठीक है, तो उस इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो कि पॉसिबल नहीं, इस दुनिया में हर एक चीज़ पॉसिबल है। इसलिए हमें अपने मेहनत पे विश्वास रखना चाहिए, हमें जो लक्ष्य हमारा जो टारगेट है उस पर हमें फोकस रहना चाहिए। ठीक है, हमें इधर उधर भटकना नहीं है, हमें अपने टारगेट पे फोकस करना है। यहाँ पे एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ़ यू आर क्रेजी अबाउट इट। आपके लिए हर वो चीज़ मुमकिन है अगर उसके लिए लेकिन एक पागलपन लाना पड़ता है उसके लिए, पाने के लिए। ठीक, तो आगे हम चलते हैं यहाँ पे। तो देख लो यहाँ पे स्टेट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, यानी इम्पॉसिबल है डिटरमाइन करना एग्जैक्ट पोजीशन किसका, मोमेंटम क्या है, वेलोसिटी का। हमारे पास इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम या इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी या मोमेंटम का हमारे पास यानी पोजीशन का मेनली डिटरमाइन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि रेडिएट करता रहता है, रेडिएशन फैलाते रहता है, तो कैसे हमें इसको स्टॉप करके कैसे, ये रेडिएट ही करता रहता है ना, तो टू एंड फ्रो इधर उधर मतलब घूमता रहे, रेडिएशन में रहता है। तो मतलब मान लो कि हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है, तो उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी पता करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। इसलिए यहाँ पे लिखा है इट स्टेट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसलिए ये चीज़ स्टेटमेंट लिखा है, इस स्टेटमेंट को हमें समझना है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनने को बन सकता है, इम्पॉसिबल या पॉसिबल। ठीक है, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन हम देख लेते हैं, तो इसका एक्सप्रेशन हमारा मैथमेटिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एपी एक्स हमारे पास अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई हमारे पास, यही चीज़ हमारे पास दे रखा है। इस इक्वेशन को हमें याद रखना है, हमें मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। अब डेल्टा एक्स हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है, तो इसे हमें याद रखना है। डेल्टा पी हमारे पास होता है, डेल्टा का मतलब चेंज होता है यहाँ पे, तो अनसर्टेनिटी मोमेंटम की बात कर रहा है, पी तो मोमेंटम होता ही हमारे पास, इसका यानी वेलोसिटी की बात हो रहा है। तो इफ द पोजीशन of the electron is known as the high degree accuracy यानी डेल्टा एक्स इज स्मॉल, डेल्टा एक्स क्या होगा हमारा स्मॉल, अगर हाई डिग्री एक्यूरेसी की बात है तो डेल्टा एक्स हमारा क्या होगा, स्मॉल होगा। देन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी फॉर्टेन अनसर्टेन। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारा क्या होगा, अनसर्टेन हो जाएगा, तो डेल्टा भी एक्स इज लार्ज हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरे शब्दों में कहें इफ द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, सो प्रिसाइजली करके आता है, प्रिसाइज कर रहते हैं स्मॉल, then the position of the electron will be uncertain and delta x will be large। इस पॉइंट पे हमें ध्यान देना, डेल्टा x कब स्मॉल होगा कब लार्ज होगा, इस चीज़ पे ध्यान देना। मेनली अगर मैं दोबारा बताऊं, जब हाई एक्यूरेसी की बात होती है डेल्टा x हमारे पास स्मॉल होता है, लेकिन वही हमारे पास अनसर्टेनिटी की बात हो जाती है हमारे पास क्वेश्चन की, तो डेल्टा x हमारे पास लार्ज हो जाता है। Thus, if we carry out some physical measurement on the electron position or velocity, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की और पोजीशन की मेनली बात करते हैं, तो आउटकम यानी कि हमारा रिजल्ट इसका फाइनल क्या निकला, तो आउटकम विल ऑलवेज बी डिपिक्ट द फजी और ब्लू पिक्चर। फजी और ब्लर पिक्चर का बताते हैं, जैसे हम अगर फोटो खींचते हैं ना तो पीछे बैकग्राउंड ब्लर कर देते हैं, तो धुंधला यानी एक्यूरेट वैल्यूज की नहीं है। एक्यूरेट का मतलब होता है, एक्यूरेट मतलब वैल्यूज नहीं, अप्रोक्स मान के चल लेते हैं कि ब्लर धुंधला सा कुछ वैल्यू आया, मतलब इसका मतलब ये कहने का मतलब ये कह सकते हैं हम इसका। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एक्स स्मॉल और डेल्टा एक्स हमारे पास लार्ज कब होगा, इस चीज़ को देखना है। तो आउटकम हमारे पास वेलोसिटी की पोजीशन की, हमारे पास वेलोसिटी और पोजीशन नहीं किसकी, इलेक्ट्रॉन की क्या आती है, उसे क्या आती है हमारे पास डिपिक्ट फजी और ब्लर, ये चीज़ लिखा है। तो यानी कि धुंधला मतलब कुछ एक्यूरेट पता चलता है, कुछ एक्यूरेट मतलब फिक्स तो कुछ है नहीं। द अनसर्टेनिटी अब देखो, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सपोज यू आर आस्क्ड टू मेजर द थिकनेस। अब देखो थिकनेस की पूछने की बात है, थिकनेस ऑफ द शीट ऑफ द पेपर, यानी कि पेपर जो हमारे पास एक पेज होता है हमारे पास,
उसकी थिकनेस की पता करने की। विद अनमार्क्ड मैटर स्टिक, यानी अनमार्क्ड का मतलब होता है उसमें मार्क नहीं किया गया, मीटर स्टिक। ऑब्वियसली द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम वुड बी एक्सट्रीमली इनएक्यूरेट एंड द मीनिंगलेस। अब देखो यहाँ पे कहने का मतलब है अगर हम उसका पेज का एक थिकनेस निकाले हैं तो मीटर स्टिक यानी कि स्केल से तो निकाल नहीं सकते, मिलीमीटर में होगा, एमएम में साइज होगा, बहुत ही ज़्यादा पतला होगा वो, ठीक है। तो इनएक्यूरेट निकलेगा उसके वैल्यू, उसका कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए मीनिंगलेस लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। इन ऑर्डर टू एन एक्यूरेसी यू शुड यूज द इंस्ट्रूमेंट ग्रेजुएटेड यूनिट्स ऑफ स्मॉल द थिकनेस ऑफ द सीट यूनिट्स इज स्मॉलर देन द थिकनेस ऑफ सीट ऑफ द पेपर। तो बहुत ज़्यादा थिकनेस पता निकलती है। तो एक एग्जांपल देके ऐसा समझाया गया कि पेपर के थिकनेस को मेनली एग्जांपल लेके। तो हमारे पास in order to determine the position of electron we must use a meter stick calibrated in units of smaller than the dimension of electron. Keep in mind it that an electron is considered as the point charge and therefore dimensionless. So to observe an electron may illuminate with the light or the electromagnetic radiation. The light used must have the wavelength smaller than the dimension of electron. ये चीज़ हमें देखने को मिलता है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। The high मोमेंटम फोटोन, यानी कि हमारे पास एक यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है, तो इसको मैं याद रखना। वुड चार्ज द एनर्जी इलेक्ट्रॉन, या भी कि कॉलिजन, जब कॉलिजन अगर हमारे पास मान लो कि दो हमारे पास बॉडी है तो वो आपस में टकराए तो कुछ ना कुछ एनर्जी क्रिएट करेगा, तो उसी की बात कर रहे हैं हमारे पास। तो नो डाउट वुड बी द एबल टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बट वुड नो द लिटिल अबाउट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर कॉलिजन। बहुत ही कम हमें एनर्जी यहाँ पे मिलेगा, इलेक्ट्रॉन टकराएगा, तो ये चीज़ हो जाता है, कुछ खास बात नहीं। अब सिग्निफिकेंस यानी कि हमारे पास फायदे की बात करते हैं तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फार्मूला कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान है, तो फायदे की बात करते हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशंस ऑफ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज दैट इट, अब यहाँ पे इट डार्क पॉइंट से लिखा गया है, डार्क ब्लैक से जो लिखा है उस पर देख ध्यान देना। इट रूल्स आउट एक्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ यानी रास्ता, ट्रांजेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द स्मॉलर पार्टिकल्स, यानी कि ट्रांजेक्टरी कहा जाता है, ये प्रोजेक्टल जैसे पढ़ते हैं ना, यहाँ से उड़ के ऐसे गया तो उसका एक पाथ होगा खुद का अपना जिस पर ट्रेजेक्ट करेगा, ठीक है, यानी कि मूव करेगा। एंड लोकेशन वेलोसिटी वेरियस मूवमेंट्स वी नो वेयर द बॉडी इज नोन एज पार्टिकुलर इंस्टेंट एंड वी नो आल्सो द वेलोसिटी। तो उसकी कुछ फोर्स होगी तो फोर्स लगे तो वेलोसिटी होगी, कुछ तो दे दिया गया, इसमें कुछ खास बात नहीं है यहाँ पे। तो ये सेक्शन हम छोड़ते नहीं, पढ़ लेते हैं। Instead we tell the body would be something later, therefore conclude that the fixed position object velocity is fixed. This is the subatomic object such as electron. It is not possible to simultaneously determine the position and velocity. यानी कि not possible नहीं है determine करना position और velocity को in at any given instant arbitrary degree of the position. It is not possible to talk of the trajectory of an electron. The effect of Heisenberg's principle is significant only for motion of microscopic object and is negligible that the microscopic object होता है ना, कुछ खास नहीं है। यहाँ पे देखो ये हमारे पास ये फॉर्मूला जो होता है हमारे इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ वैल्यू दे रखा है तो इसका पूरा निकाले अप्रॉक्स हमारे पास 10 × 10 की पावर 28 मीटर स्क्वायर बी इनवर्स स्क्वायर सेकंड इनवर्स का निकाला। अब हेजनबर्ग हमारे वर्नर हेजनबर्ग के बारे में कुछ इसकी इनकी चालू कब हुआ, मरण कब हुआ, क्या डिग्री ली, ठीक है, वो सब पढ़ाई लिखाई के बन गई, उनके बारे में मैंने बायोग्राफी समझ लो, कुछ भी समझ लो, ये चीज़ दे रखा है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारे पास कुछ इसके बाद और हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इनके बारे में कुछ और पॉइंट्स। द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी एंड टू डेल्टा एक्स से ऑब्टेन्ड एक्सट्रीमली द स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट होता है, देयरफॉर वन वे द से द डीलिंग विद द मिलीग्राम साइड, यानी कि साइज की बात करें तो मिलीग्राम साइड या हैवी ऑब्जेक्ट द एसोसिएटेड विद द अनसर्टेनिटीज आर हार्डली फॉर एनी रियल कॉन्सिक्वेंस की बात। कुछ ये भी खास नहीं दे रखा, देखो कुछ अगर पॉइंट इंपॉर्टेंट हो तो मैं आपको जरूर बताता हूँ, है नहीं यहाँ पे मैं क्या बताऊँ आपको, ठीक है। In the case of microscopic object like electron, on the other hand, delta V and delta x obtained in the much larger and such uncertainties of real consequence. For example के लिए मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का हमारे पास मास कितना होता है 9.1 × 10 की 11 दे रखा है × 10 की 1 kg। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से देखा जाए तो इसका हमारे पास वैल्यू 10 × 10 की पावर 4 मीटर इनवर्स स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर आ जाता है हमारे पास। इससे हमें देखना चाहिए, ये वैल्यू पूछता नहीं मिल रही, ठीक है। It therefore means that if one tries to find the exact अब देखो हम ट्राई करते हैं कि फाइंड लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करने का, लेकिन हमें मिलता नहीं है इलेक्ट्रॉन का, देन द वेलोसिटी डेल्टा वी इज वेलोसिटी वुड भी हमारे पास इतना निकल जाता है 10⁴ मीटर पर सेकंड इनवर्स। ये हमें एग्जैक्ट अभी भी नहीं है,
विच इज सो लार्ज द क्लासिकल पिक्चर, अगर ऐसे मानने के लिए तो कहा क्लासिकल पिक्चर की बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बोर्स ऑर्बिट फिक्स्ड यानी कि कैन नॉट बी होल्ड ग्रुप, तो बोर्स ऑर्बिट में हमारा फेल हो जाता है बेचारा। तो इट इज देयर फोर मीन्स डेट द प्रिसाइज स्टेटमेंट, प्रिसाइज मतलब एक्यूरेट नहीं होता है, वो हमारा मिनिमम मान लेते हैं, मतलब मिनिमम position and the momentum of electron have to be replaced by the statement of probability that the electron has a given position and momentum. This is what happens in the quantum mechanical model of electron. हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हमारे पास क्या होता है वो चीज़ की बात, ठीक है। यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन माइकल जो थे ना वर्नर हेज़नबर्ग से वो क्वेश्चन पूछ रहे थे। ये क्वेश्चन हम देखते हैं मेनली यहाँ पे भी हमारे पास एक माइक्रोस्कोप है हमारे पास जिसको यूज़ करते हैं, जो फोटोन को एम्प्लॉयड किया गया है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास विद इन डिस्टेंस 0.1 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, तो डेल्टा वी हमें ढूंढने के लिए कहा था, हमारे पास दे रखा है तो उसके हिसाब से कर लेते हैं। हमारे पास डेल्टा वी अच्छा 4 डेल्टा एक्स हमें दे रखा था, सबकी वैल्यू दे रखी, हमने फाइनल आंसर इतना निकाला, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 2.16 आया था हमारे पास, इसमें मेनली देख सकते हैं एक गोल्फ बॉल है जिसका मास हमारे पास दे रखा है 40 ग्राम एंड स्पीड उसकी दे रखी है 45 मीटर पर सेकंड, स्पीड हमारे पास मेजर किया गया एक्यूरेस 2% के हिसाब से, ठीक। तो कैलकुलेट करना है हमें पोजीशन उसका, तो हमारे पास एक चीज़ समझना है यहाँ पे हमारे पास 45 ये ठीक है, यूजिंग करके 0.9 मीटर पर सेकंड इनवर्स निकाल लिया यूजिंग इक्वेशन, इस इक्वेशन का मैंने यूज़ किया, तो हमने फाइनल आंसर निकाल लिया। लेकिन अगर उसका मेजरमेंट की बात करें तो प्रिसाइज अमाउंट में यानी कि कोई मीनिंग मतलब नहीं निकलता उसका। अब कितना छोटा यही देख लो ना, 1.46 × 10⁻³ मीटर निकला, तो कितना ज़्यादा छोटा होगा, तो इसलिए प्रिसाइज यानी कि इसका कोई मतलब नहीं लगता, इसका कोई लिमिट नहीं होता, इसलिए हमने मान लिया। अब बोर्स के मॉडल के फेल होने का रीज़न क्या था, मैं ये देख रहा हूँ, तो रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ द बोर्ड मॉडल, so once can now understand the reason of the reason for the failure of the Bohr model. Bohr model and electron is regarded as the charged particle moving is well defined in circular. अब यानी चार्ज पार्टिकल की बात करें सर्कुलर ऑर्बिट, यानी कि न्यूक्लियस हो गया चारों तरफ यार हमारे पास क्या सर्कुलर ऑर्बिट में, और क्या करते हैं रोटेट करते हैं, तो ऑर्बिट्स यानी ये जो पाथ हमारे पास दे रखा है ना इसी को हम ऑर्बिट्स कहते हैं। जैसे सन है, सन के चारों तरफ हमारे पास प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, तो अपने पाथ भी तो करते हैं, उसी पाथ को हम क्या कहते हैं ऑर्बिट्स कह देते हैं। और द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हमारा सेंटर वाला पार्ट है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है हमारे पास। तो फर्दर एन ऑर्बिट इज क्लियरली डिफाइंड द पाथ एंड दिस पाथ कैन नॉट बी कंप्लीटली डिफाइंड, इस पाथ को ये कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर पाए थे, यानी कि ना ही पोजीशन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी यही नहीं बता पाए थे सेम टाइम पे। This is not possible to according to the Heisenberg and City principle. The Bohr's model of the hydrogen atom therefore not only the ignores dual behavior of matter but also contradicts the Heisenberg and City principle. ये पूरा अच्छे से बता नहीं पाए थे, उसके Heisenberg and City principle के थ्रू भी हमारे पास। तो यहाँ पे इरवान स्टीगन की बात करिए हमारे पास, दिस इनहेरिटेड द वीकनेस ऑफ द बोर्स मॉडल, देयर इज नो पॉइंट ऑफ द एक्सटेंडिंग बोर्स मॉडल एंड द अदर एटम affect that insight into the structure of the atom was needed with which would be account the wave particle duality of matter and be constant Heisenberg. This came with the advent of the quantum. कुछ खास नहीं था, इसे हमें जरूर देख के जाना चाहिए। यहाँ तक हमारा लेक्चर था, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा स्टार्ट होने वाला है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में, हम मॉडल ऑफ एटम के बारे में, तो यहाँ तक के आज के इतने रखते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।